डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरीज दी गई हैं, मॉडर्न थ्योरीज, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि कौन कौन सी थ्योरीज हैं। तो एक थ्योरी है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और दूसरी थ्योरी है वो है एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सबसे पहले हम वीबीटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वीबीटी जो थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये हिटलर और लंदन के द्वारा दी गई थी और इसमें धीरे धीरे सुधार किए गए थे पॉलिंग और स्लेटर के द्वारा। अब हम बात करें कि ये जो थ्योरी है वीबीटी, ये किस प्रकार से एक्सप्लेन करती है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को। तो इस थ्योरी के द्वारा ये बताया गया है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, इनमें लीनियर कॉम्बिनेशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और इसलिए जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है, इसके लिए ज़रूरी है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल या जो हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं बंध निर्माण की प्रक्रिया में, इनके पास में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना जरूरी होता है। और जब ये बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, बंध का निर्माण हो जाता है, तो हमने इससे पिछले वाले वीडियो में बात की थी कि जब एक सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है तो उसमें परमाणुओं के द्वारा बराबर या समान संख्या में इलेक्ट्रॉन है वो साझे किए जाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको हम अब बोलेंगे बंध युग्म। जो बंध में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, उनको हम बंध युग्म के नाम से जानते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड होते हैं। लोकलाइज्ड का मतलब ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों परमाणुओं के बीच में फिक्स हो जाते हैं। अन्य जो मॉलिक्यूल में अदर एटम है, उनके पास में इनका एक्सचेंज है या ट्रांसफ़र है, या जो भी चार्ज सेपरेशन प्रोसेस में ये डीलोकलाइज्ड होते हैं, वो कंडीशन वीबीटी नहीं बताती। वीबीटी कहती है कि जो बॉन्ड पेयर हैं वो बंध निर्माण के बाद जो बॉन्ड पेयर हैं वो परमाणुओं के बीच में, दो परमाणुओं के बीच में फिक्स हो जाते हैं। वीबीटी के बारे में हम फर्दर बात करें तो इसमें एक टर्म आती है अतिव्यापन, ओवरलैपिंग। तो ये ओवरलैपिंग क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जब बंध निर्माण की प्रक्रिया में जब कक्षक एक दूसरे के पास में आते हैं तो दोनों कक्षक एक दूसरे से मिश्रित हो जाते हैं। इस इंटरमिक्सिंग को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग के द्वारा जो बंध निर्माण होता है, उसकी स्ट्रेंथ या उसकी जो सामर्थ्य है वो इस बात पे निर्भर करती है कि वो कितने अतिव्यापित हुए हैं, एक दूसरे में कितने मिश्रित हुए हैं। और इस अतिव्यापन की प्रक्रिया में जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के सम्मुख हैं या नहीं है। यदि सम्मुख है तो उनमें अतिव्यापन ज़्यादा होगा और बंध जो बनेगा वो भी अधिक स्ट्रॉन्ग होगा। और जो परमाणु कक्षक या जो संकृत कक्षक इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं, अतिव्यापन की प्रक्रिया में, तो इनकी ऊर्जा है वो लगभग समान होती है और इनके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना अति आवश्यक होता है। और जहाँ तक हम बात करें कि एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा या हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, तो मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी होती है वो यही होती है कि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करता है। इस बंध निर्माण प्रक्रिया को हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो फॉर्म होता है दो हाइड्रोजन एटम्स के द्वारा, इससे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम है, जब ये दोनों एक दूसरे के निकट आते हैं, पास में आते हैं, तो यहाँ पर दो प्रकार के बल हैं वो काम करते हैं। एक आकर्षण बल होता है और एक प्रतिकर्षण बल होता है। हम बात करें आकर्षण बल की, तो आकर्षण बल एक हाइड्रोजन एटम के नाभिक और दूसरे हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में काम करता है। और प्रतिकर्षण बल दोनों
परमाणुओं के नाभिकों के बीच में और दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में काम करता है। जब ये एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स है या आकर्षण बल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फोर्सफुली काम करता है, तो ये एक दूसरे के और ज़्यादा निकट आते हैं और ज़्यादा निकट आते ही इनमें अतिव्यापन होता है। जो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बात करें तो इसमें एस एटॉमिक ऑर्बिटल होता है और दोनों के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जब पास में आते हैं तो एस, दोनों के एस एटॉमिक ऑर्बिटल है वो अतिव्यापन करते हैं और अतिव्यापन की प्रक्रिया में एक बंध निर्माण होता है और इस बंध को हम सिग्मा बॉन्ड के नाम से जानते हैं। यदि हम इसको वेव फंक्शन के मैनर में यदि एक्सप्लेन करना चाहें तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि जब हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से अतिव्यापित नहीं होते हैं उनके परमाणु कक्ष, तो हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है वो पर्टिकुलर अपने अपने परमाणु के पास में होता है। तो हम दोनों हाइड्रोजन एटम्स को ए और बी से लेबल्ड करते हैं और इनके जो इलेक्ट्रॉन है, जो ए के पास में इलेक्ट्रॉन है उसको हम 1 नंबर से शो करते हैं और बी के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम 2 नंबर से लेबल्ड करते हैं। और इसको हम यदि वेव इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें, वेव फंक्शन के रेस्पेक्ट में इक्वेशन लिखना चाहें इस सिस्टम के लिए जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो अपने अपने परमाणु के पास में मौजूद है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन होगी वो होगी साई फर्स्ट यहाँ पर जो कंडीशन है, स्थिति है, स्टेट है, उसके बारे में इज इक्वल टू साई ए 1 साई बी 2। यहाँ पर जो तरंग फलन है जो साई ए है ये एच ए के लिए है और इससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 है और यहाँ पर जो साई बी है ये हाइड्रोजन बी के लिए है और इससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 है। अब हम बात करते हैं कि जब अतिव्यापन हो जाता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो दोनों परमाणु के बिल्कुल बीच में रहते हैं। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर कौन से परमाणु का था, तो यहाँ पर एक नई स्थिति और बनती है जिसको हम सेकंड स्टेट के नाम से जानते हैं और हम इस स्टेट के लिए कह सकते हैं कि जो एच ए है उसके साथ नंबर 1 इलेक्ट्रॉन भी अब उस रिलेटेड मान सकते हैं और 2 भी है। तो नंबर 1 वाली स्टेट तो हमने पहले देख ली, तो अब आएगी 2 सेकंड HA2 HB1, तो ये एक नई स्टेट है और इसके लिए हम तरंग फलन लिखना चाहें तो साई सेकेंड इज इक्वल टू साई ए 2 साई बी 1 होगी। और इस प्रकार जब अतिव्यापन के बाद में जो हम बात करें कि जो नया कक्षक बनता है, अतिव्यापन प्रक्रिया के द्वारा जब नए कक्षक की पॉसिबिलिटी होती है किस किस प्रकार के कक्षक बन सकते हैं, तो यहाँ पर 2 प्रकार के ऑर्बिटल्स बन सकते हैं, 2 नए कक्षक बन सकते हैं जिनमें एक बॉन्डिंग मैनर का होता है और एक हम कह दें कि एंटी बॉन्डिंग मैनर का कह सकते हैं, जो कि बंध निर्माण को कभी भी एनहेंस नहीं करता, उसको बंध निर्माण के विपरीत काम करता है। और एक प्रोसेस वो है जिसमें बंध निर्माण होता है। तो उस प्रोसेस के लिए यदि हम वेव इक्वेशन लिखना चाहें तो वेव इक्वेशन होगी साई प्लस इज इक्वल टू C1 साई फर्स्ट प्लस C2 साई सेकेंड। और दूसरी जो स्टेट हो सकती है जो ऑर्बिटल बनेगा वो होगा साई माइनस इज इक्वल टू C1 साई फर्स्ट माइनस C2 साई सेकेंड। यहाँ पर C1 और C2 कांस्टेंट है और हाइड्रोजन के लिए इसका मान होता है C1 इज इक्वल टू प्लस माइनस C2। अब यदि हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में साई फर्स्ट और साई सेकेंड की वैल्यूज पुट करें
तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो होगी psi प्लस इज इक्वल टू C1 psi A1 psi B2 प्लस C2 psi A2 psi B1। और एक दूसरी इक्वेशन होगी psi माइनस इज इक्वल टू C1 psi A1 psi B2 माइनस C2 psi A2 psi B1। और इनके लिए हम एक कर्व के आधार पर यदि हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम जो बहुत ज़्यादा दूर थे एक दूसरे से, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी का जो एक लेवल था वो यहाँ पर है। हम मान सकते हैं कि इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, नहीं कोई अट्रैक्शन है, नहीं कोई रिपल्सन है, तो हम इसको जीरो मान लेते हैं। और जो जो ये एक दूसरे के निकट आते हैं वैसे वैसे इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रांगली काम करता है, और इसके कारण जो स्थितिज ऊर्जा है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो डिक्रीज होती है और ये धीरे धीरे एक मिनिमम पॉइंट पर पहुंच जाती है। और इस पॉइंट पर जहाँ पर स्थितिज ऊर्जा सिस्टम के लिए मिनिमम हो, यहाँ पर बंध निर्माण होता है। और इसके बाद में यदि हम बात करें कि दोनों परमाणुओं को यदि हम और ज़्यादा नज़दीक लेकर आएँ बंध निर्माण के बाद में, तो इनके जो नाभिक हैं उनमें रिपल्शन फोर्स बढ़ जाएगा, और रिपल्शन फोर्स बढ़ने के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो सिस्टम मैक्सिमम स्टेबल होता है इस पॉइंट पर जहाँ पर बंध का निर्माण होता है। और इसके लिए हम कहते हैं कि ये जो बॉन्डिंग मैनर की जो इंटरेक्शन है, जिसके लिए हमने कहा कि साई प्लस वेव फंक्शन है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों एटम्स के, वो जब बॉन्ड फॉर्मेशन उनमें होता है तो इनका जो स्पिन होता है वो एक दूसरे से ऑपोजिट होता है। और साई माइनस के रेस्पेक्ट में यदि बात करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम स्पिन के होते हैं, तो इसलिए इनमें रिपल्सन अधिक होगा। और फर्दर हम बात करें कि इस प्रकार का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा, कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। फर्दर हम बात करें कि जो साई प्लस से H2 मॉलिक्यूल के लिए यदि हम एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, और जो एक्सपेरिमेंटली डेटाज के द्वारा हमें इनके मान प्राप्त होते हैं, इनमें एक डिफरेंस होता है। और इसको क्लियर करने के लिए पॉलिंग ने बताया कि यहाँ पर एक रेजोनेंस जो फिनोमेना है वो होती है। मींस जो H2 मॉलिक्यूल बना है, इसको हम इसकी जो पॉसिबल जो स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जिनको बोलते हैं, इनके द्वारा इसको हम बता सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है ये क्यों था, और इसको हम किस प्रकार से कंपनसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो की गई है, जिनमें 2 आयनिक स्ट्रक्चर है, और एक स्ट्रक्चर में हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग अलग जो एटम्स हैं उनके पास में प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है। तो यहाँ पर जो 2 जो आयनिक स्ट्रक्चर है, इनके लिए एक वेव फंक्शन और दिया जाता है जिसको हम साई आई बोलते हैं। और इसमें हम ये मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के पास में पाए जाते हैं। यदि H A के पास पाया जाएगा तो यहाँ पर चार्ज माइनस और यहाँ पर प्लस का रहेगा। यदि B के पास पाया जाएगा तो B पर माइनस चार्ज रहेगा और A पर प्लस चार्ज रहेगा। तो इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आयनिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर
हम यदि टोटल वेव फंक्शन कैलकुलेट करें साई टी, तो ये होगा साई प्लस और साई आई का योग। साई टी इज इक्वल टू साई प्लस प्लस लैम्डा साई आई। लैम्डा यहाँ पर कांस्टेंट है और H2 के लिए इसका मान होता है 0.17। और इसके बाद यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो जो कैलकुलेशन के द्वारा जो वैल्यूज़ हमारे पास आती है एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से रिलेटेड, वो एक्सपेरिमेंट डेटाज के बिल्कुल नज़दीक होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।